नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी का सबसे पहला टॉपिक पर। तो हम लोग सबसे पहले बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद जीवधारियों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग सेल को देखेंगे कि सेल का कितना टाइप होता है, सेल में कौन कौन से ऐसे उसकी संरचना में कौन कौन से सेल का पार्ट होते हैं। ये सारी चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। आइए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर हम लोग बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी होता क्या है ना। तो कहते हैं बायोलॉजी का मतलब ही क्या होता है दोस्तों। जैसे हमने कहा बायोलॉजी, है ना, तो बायो का मतलब होता है जीवन, है ना। बायो का मतलब क्या होता है, जीवन। और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। लॉजी का मतलब क्या होता है, अध्ययन। तो जिसमें समस्त जीवों का अध्ययन किया जाता है, समस्त जीवधारियों का जो अध्ययन किया जाता है, चाहे पेड़ पौधे हो, जीव जंतु सभी हो, उसी को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं, है ना। अच्छा, ये शब्द जो है बायोलॉजी ऐसा टर्म देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो कहते हैं बायोलॉजी शब्द देने वाले जो वैज्ञानिक थे, ठीक है, तो बायोलॉजी शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था। तो कहते एक वैज्ञानिक थे लैमार्क, ठीक है, ये फ्रांस के वैज्ञानिक लैमार्क थे, और एक और वैज्ञानिक थे इनके साथ में ट्रेविरेनस, है ना। तो ट्रेविरेनस और लैमार्क ने, ठीक है, ये जर्मनी के थे, फ्रांस के थे, ये दोनों ने मिलकर बायोलॉजी शब्द दिए थे, है ना। तो कहेगा बायोलॉजी शब्द कौन से वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई थी, है ना। ये इन्होंने 1801 ईस्वी में, है ना, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किए थे। तो कहेगा बायोलॉजी का अध्ययन हो, बायोलॉजी का मतलब होता है जीवन का अध्ययन। और ये शब्द देने वाले पहले वैज्ञानिक का नाम लैमार्क था और एक वैज्ञानिक का नाम ट्रेविरेनस था, है ना। आप लोग हमारे साथ लिखते चलेंगे, है ना, इसको एरेज भी करते चलेंगे और बताते भी चलेंगे। फिर अगर कहा जाए कि बायोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है ना, यानी बायोलॉजी का फादर कहिए या जनक कहिए, किसे कहा जाता है, तो बायोलॉजी का मेनली अध्ययन जो है ना वो अरस्तु के द्वारा किया गया था, है ना। तो अगर आपसे प्रश्न आए कि जीव विज्ञान या बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है या फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो अरस्तु को कहते हैं ना। अच्छा, इसकी जो शाखाएं हैं दोस्तों जीव विज्ञान की, ये जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, ठीक है। तो जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन सी शाखा है, तो कहते हैं जीव विज्ञान की एक शाखा को हम लोग बोलते हैं जंतु विज्ञान, है ना, और एक शाखा को हम लोग बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। तो जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, एक का नाम है जंतु विज्ञान और एक को हम लोग कहते हैं वनस्पति विज्ञान। जंतु को ही हम लोग दोस्तों जूलॉजी कहते हैं, ठीक है, और वनस्पति को हम लोग बोटनी बोलते हैं, ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोटनी कहा जाता है, इसे अंग्रेजी में जूलॉजी कहा जाता है ना। तो जंतु विज्ञान के जंतु यानी विज्ञान की दो शाखाएं हो गई, एक जंतु विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान, है ना। एक शाखा जंतु का और एक शाखा वनस्पति का। आपसे प्रश्न किया जाए कि ये बायोलॉजी के फादर तो अरस्तु को कहते हैं, लेकिन ये जंतु विज्ञान का फादर किसे कहा जाता है, तो जंतु विज्ञान का भी फादर या जनक अरस्तु को कहते हैं, है ना। लेकिन अगर वनस्पति की बात किया जाए कि बोटनी के फादर किसे कहा जाता है, तो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम थियोफ्रेस्टस है। तो थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक को ना वनस्पति विज्ञान का फादर कहा जाता है, ठीक है। तो ये दो बातें आपको याद रखना है। बायोलॉजी का अर्थ होता है जीवन का अध्ययन, और बायोलॉजी शब्द यानी जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क एवं ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने किया था। ये जीव विज्ञान का जनक जो है अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, एक जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान, है ना। तो जंतु विज्ञान की जो शाखाएं हैं जिसे जूलॉजी कहते हैं,
इसे इनका जनक अरस्तु है और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस है ना। आप हमारे साथ लिखते चलेंगे एक एक बात है, ठीक है ना। आइए बात करते हैं कि इस बायोलॉजी में जो है ना समस्त जीवधारियों का वर्गीकरण किया गया है ना। तो कहेंगे समस्त जीवधारियों का जो वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन की गई है, वो कौन कौन से वैज्ञानिकों के द्वारा जो है ना समस्त जीवधारियों का वर्गीकरण किया गया है ना। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों जीवधारियों का, ठीक है, तो जीवधारियों का जो अध्ययन किया गया है, ठीक है, वो किनके माध्यम से, किनके द्वारा किया गया है ना। तो जीवधारियों का अगर वर्गीकरण की बात करें, क्लासिफिकेशन की बात करें कि जीवधारियों का क्लासिफिकेशन किनके द्वारा किया गया। देखिए हमारे धरती पर जितने समस्त जीव जंतु हैं, ठीक है, वो सभी का है ना क्लासिफिकेशन किया गया है। तो कौन कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्लासिफिकेशन में काम किए हैं? तो पहला कहते हैं वैज्ञानिक आधार पे, है ना, पहला ही प्रश्न है कि वैज्ञानिक के आधार पे सबसे पहले, है ना, वैज्ञानिक के आधार पे सबसे पहले आप हमारे साथ लिखते चलेंगे, है ना। सबसे पहले जो है वैज्ञानिक आधार पे सबसे पहले जीवधारियों का वर्गीकरण किसने किया था? तो कहते जिस वैज्ञानिक का नाम जॉन रे था, ठीक है। कौन से वैज्ञानिक थे? जॉन रे। जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले समस्त जीवधारियों का वर्गीकरण किए थे, वैज्ञानिक तरीके से कहा जाता है। तो सबसे पहला जो है जीवधारियों का वर्गीकरण करने का श्रेय जॉन रे नामक वैज्ञानिक को आता है, ठीक है। लेकिन इनके द्वारा उतना सटीक वर्गीकरण नहीं था, इसीलिए इनके बारे में उतनी चर्चा नहीं की जाती। हम लोग बात करेंगे इस जो आधुनिक वर्गीकरण का जो जनक है, ठीक है, आधुनिक वर्गीकरण, तो कहेंगे आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो कहेंगे आधुनिक वर्गीकरण का जो जनक कहते हैं दोस्तों, जिनका नाम कैरोलस लीनियस है, ठीक है। आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण का जनक हम लोग कैरोलस लीनियस को कहते हैं ना। ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे जिनका नाम कैरोलस लीनियस था, है ना। इसे आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहते हैं। कहते हैं इन्होंने क्या ऐसा क्लासिफिकेशन किए थे? तो कहते हैं इन्होंने ना द्विनाम पद्धति दिए थे, है ना। क्या दिए थे? तो कहते हैं द्विनाम पद्धति दिए थे। अब ये द्विनाम पद्धति क्या होता है? ठीक है, इन्होंने समस्त जीवधारियों को, पेड़ पौधे जो भी है, द्विनाम पद्धति दिए। तो एक वंश के आधार पर इन्होंने बताया और एक जाति के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया, है ना। एक वंश के आधार पर और एक जाति के आधार पर। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं दोस्त, ठीक है, कि जैसे मानव का जो वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है, ये होता होमो सेपियंस होता है, ठीक है। होमो सेपियंस जो होता है ये मानव के वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है। तो कैरोलस लीनियस के द्वारा जो क्लासिफिकेशन किया गया, उन्होंने बताया कि होमो ये हमारा वंश है और सेपियंस हमारी क्या हो गई? जाति हो गई। तो इसी को हम लोग द्विनाम बोलते हैं ना, कि द्विनाम पद्धति किसने दिया था? तो द्विनाम पद्धति दिए थे कैरोलस लीनियस ने, है ना। इन्होंने समस्त जीवों को दो जगत में बांटा था, ठीक है। कितने जगत में? दो जगत में। अच्छा, क्या क्या कहते हैं? तो एक हमारा हो गया पादप जगत, ठीक है, और एक को कहते हैं हम लोग जंतु जगत, है ना। तो एक पादप जगत हो गया और दूसरा हम लोग क्या कहेंगे? जंतु जगत, है ना। चलिए, अच्छी बात है, यानी प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम इसको कह सकते हैं, ठीक है। कहेगा द्विनाम पद्धति किसने दिया था? तो द्विनाम पद्धति कैरोलस लीनियस ने दिए थी, है ना। इन्होंने वंश और जाति के आधार पे समस्त पेड़ पौधे, जैसे आम का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है आपसे, है ना, तो मैंगीफेरो इंडिका कहते हैं। मतलब आपका मैंगोफेरो जो है वो आपका वंश हो गया, इंडिका इसकी जाति हो गई, है ना।
तो इसी तरह से समस्त वैज्ञानिक नाम जो होते हैं वो एक वंश, पहले का पहला अक्षर जो होता है, शुरुआत का पहला अक्षर वंश होता है और लास्ट का अंतिम अक्षर उसकी जाति कहलाती है ना, वैज्ञानिक तरीके से। कहते हैं कैरोलस लीनियस की ना 3 पुस्तकें हैं जो बहुत फेमस है, ठीक है। 3 पुस्तक में इन्होंने समस्त जीवधारियों का वर्गीकरण किए। तो कहते हैं पहला पुस्तक इनका है जिनका नाम जेनेरा प्लांटेरम है, ठीक है। पहली पुस्तक का नाम क्या है? जेनेरा प्लांटेरम। इनकी दूसरी भी पुस्तक है जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी, है ना। दूसरी पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? सिस्टेमा नेचुरी इनकी दूसरी पुस्तक हो गई। और अगर तीसरी पुस्तक की बात करें तो तीसरी पुस्तक है इनका क्लासेस प्लांटेरम, ठीक है। तीसरी पुस्तक इनका क्या है? क्लासेस प्लांटेरम इनकी तीसरी पुस्तक है। इसी पुस्तक को एक और नाम है दोस्तों, याद रखना है, फिलोसोफिया बॉटनिका, ठीक है। तो कहेगा फिलोसोफिया, ठीक है, बॉटनिका, ठीक है। फिलोसोफिया बॉटनिका जो पुस्तक है वो भाई साहब किनकी है? तो कहते हैं कैरोलस लीनियस को, है ना। ये 3 पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई, जिसमें इनका सबसे प्रसिद्ध पुस्तक जो था जिसका नाम जेनेरा प्लांटेरम है ना। तो जेनेरा प्लांटेरम का जो प्रकाशन है ये 2 बार किया जाता है ना। एक बार 1753 ईस्वी में इसकी पुस्तक पहली बार प्रकाशित होता है जिसका नाम जेनेरा प्लांटेरम है ना। ये कैरोलस लीनियस की 3 पुस्तकें हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। एक का नाम जेनेरा प्लांटेरम है, एक का नाम सिस्टेमा नेचुरी है और एक का नाम क्लासेस प्लांटेरम है। इसी पुस्तक को फिलोसोफिया बॉटनिका भी कहा जाता है ना। इस तरह से कैरोलस लीनियस को ना आधुनिक वर्गीकरण का जनक भी कहा जाता है। तो कहे आधुनिक वर्गीकरण का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लीनियस को कहते हैं। इनका शॉर्ट नेम में ना कार्ल लीनियस भी कहा जाता है, ठीक है। तो प्रश्न में कभी कैरोलस लीनियस ना देके कार्ल लीनियस दे दिया तो इन्हीं का नाम है ना, कैरोलस लीनियस ना कह के इनको कार्ल लीनियस भी कहा जाता है। तो आधुनिक वर्गीकरण का जनक है ना, द्विनाम पद्धति कैरोलस लीनियस ने दिए थे, है ना। इनकी 3 पुस्तकें हैं जेनेरा प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी, क्लासेस प्लांटेरम, है ना। इसका नाम फिलोसोफिया बॉटनिका, ठीक है। इनके बाद एक और वैज्ञानिक का है दोस्तों जिसका नाम बेंथम एवं हुकर। बेंथम हुकर भी समस्त जीवधारियों का वर्गीकरण किए, लेकिन उतना सटीक वर्गीकरण नहीं रहा। इसीलिए कहा जाता है कि उनकी अपनी पुस्तक ना होकर इन्हीं का पुस्तक जेनेरा प्लांटेरम में इंक्लूड किया गया। इसीलिए कहते हैं इस पुस्तक का प्रकाशन 2 बार हुआ है, ठीक है। अच्छा, इनके बाद जो है ना सबसे अच्छे वर्गीकरण 2 जगत के बाद जो है ना 5 जगत में वर्गीकरण जो करने का श्रेय जाता है वो वैज्ञानिक का क्या नाम है? तो कहते हैं कि जिन्होंने 5 वर्गों में, है ना, 5 वर्गों में 5 भागों में वर्गीकृत किए थे। तो 5 भागों में वर्गीकृत किए थे उस वैज्ञानिक का नाम क्या है ना। जो 5 भागों में वर्गीकरण किए थे समस्त जीवधारियों का, तो उस वैज्ञानिक का नाम आर.एच. विटेकर है दोस्तों, ठीक है। क्या है? आर.एच. विटेकर, ठीक है। तो आर.एच. विटेकर ने समस्त जीवधारियों को 5 वर्गों में परिभाषित किए थे, है ना। तो इन्हीं के द्वारा हुआ जो वर्गीकरण है, इनका जो किया हुआ क्लासिफिकेशन है जो सबसे ज्यादा मान्य माना जाता है ना। 5 वर्गों में इन्होंने क्लासिफिकेशन किए थे समस्त जीवधारियों को। तो हम लोग कहेंगे, बात करेंगे कौन कौन सा वर्ग है। तो एक को हम लोग कहते हैं दोस्तों मोनेरा जगत, ठीक है। और दूसरे को हम लोग कहते हैं प्रोटिस्टा जगत, ठीक है। दूसरे को क्या कहेंगे? प्रोटिस्टा जगत। तीसरे की अगर हम बात करें तो कवक बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। और चौथा जगत जो हो गया हमारा पादप हो गया, ठीक है। और 5वां को हम लोग जंतु जगत या फिर एनिमेलिया भी कहते हैं, ठीक है ना। तो 5वें वाले को जंतु जगत या एनिमेलिया जगत भी कहा जाता है।
अब ये 5 भागों में वर्गीकृत किए थे। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा पांचों को हम लोग एक एक करके समझते हैं। आर्च विटेकर ने सबसे पहला सटीक वर्गीकरण किए थे, जिन्होंने समस्त जीवधारियों को 5 वर्गों में वर्गीकृत किए थे, है ना। पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और एनिमेलिया, है ना। मोनेरा जगत में एक कोशिकीय जीव आते हैं दोस्तों, ठीक। तो जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं समस्त धरती पे, है ना, तो एक कोशिकीय जीव जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो एक कोशिकीय जीव जो है ना, एक कोशिकीय जीव जो है वो मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो मोनेरा जगत में आने वाला जितना भी एक कोशिकीय जीव है, उसे जैसे कहने का मतलब है जीवाणु हो गया, नीलहरित शैवाल हो गए, साइनोबैक्टीरिया जिसको कहते हैं, तो ये मोनेरा जगत के प्राणी हैं, ये एक कोशिकीय हैं। और अगर सेल की बात करें, इसे कौन सी सेल में रखा गया, इसे प्रोकैरियोटिक सेल में रखा गया, है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल एक कोशिकीय जीव है। अगर प्रोटिस्टा में बात करें तो प्रोटिस्टा जगत में आपको एक कोशिकीय जीव तो है, बट इसे यूकैरियोटिक सेल में रखा गया है। जैसे इसमें कौन कौन सा जीवों का अध्ययन किया गया है, तो आइए हम एग्जांपल लिखते हैं। मोनेरा जगत में तो हम लोग जीवाणु की बात करेंगे और साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया और आपका जीवाणु, ये दोनों को वर्गीकरण किया गया है। प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें तो प्रोटिस्टा में आपका अमीबा हो गया, है ना, उसके बाद यूग्लिना हो गया, है ना, उसके बाद आपका डायटम हो गया, है ना। तो ये सारे जो हैं एक कोशिकीय जीव हैं, बट इसे प्रोटिस्टा जगत में रखा गया। और इसी प्रोटिस्टा जगत में फर्क दोनों में क्या है कि अगर बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया नीलहरित शैवाल की बात करें तो एक कोशिकीय जीव होते हुए भी इसे प्रोकैरियोटिक सेल में रखा गया है। आगे हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की चर्चा करेंगे। और प्रोटिस्टा की बात करें तो इसे एक कोशिकीय जीव होते हुए भी इसे यूकैरियोटिक सेल में रखा गया है, ठीक है। कवक जो होते हैं ये बहुकोशिकीय सेल होते हैं दोस्तों, है ना। इसे बहुकोशिकीय सेल है, इसे यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन इसमें भी एक सेल वाला होता है कवक, जिसे हम लोग ईस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ईस्ट जो होते हैं ये एक कोशिकीय कवक होते हैं, ठीक है। और बाकी जो कवक होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। पादप में अगर हम बात करें तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, है ना, टेरिडोफाइटा, ये सब जितने समस्त प्लांटों का जो अध्ययन किया गया है वो आपको पादप जगत में रखा गया। जंतु जगत में आपका जैसे एनिलिडा होगा, आर्थ्रोपोडा होगा, केचुआ हो गया, घेंगा हो गया, है ना, मछली हो गया, सरीसृप हो गया, पक्षी हो गया, ये सब जितने भी चीजें आते हैं उसे हम लोग जंतु जगत में किया गया। तो हम इसका विस्तार एक वीडियो में बनाकर हम बताएंगे। अभी केवल वर्गीकरण को देखते हैं। इसे 5 भागों में वर्गीकरण किए, जिस वैज्ञानिक का नाम आर्च विटेकर था। पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और एनिमेलिया। जितने भी आपका जंतु जगत के अंतर्गत जो भी समस्त जीव जंतु जो सर्वाइव कर रहे हैं वो जंतु जगत में आए, चाहे आपका सरीसृप हो या फिर आपका उभयचर प्राणी हो या आपका तिलचट्टा हो, कॉकरोच, ये सब, है ना। पादप में आपको ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब पौधे पादप जगत में आते। कवक में आपका कवक बहुकोशिकीय सेल होते, जिसे फफूंद भी कहते हैं हम लोग, फंगी अंग्रेजी में बोलते हैं। इसमें एक ईस्ट जो होता है वो एक कोशिकीय सेल आता है। प्रोटिस्टा में अमीबा, यूग्लिना, डायटम एक कोशिकीय जीव है, लेकिन इसका यूकैरियोटिक सेल में रखा गया। मोनेरा में जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया को रखा गया, है ना। ये कोशिकीय जीव होते हुए इसे प्रोकैरियोटिक सेल में, इसको यूकैरियोटिक सेल में रखा गया, है ना। अच्छा, आगे अगर हम बात करें तो, है ना, आगे अगर हम बात करें, ठीक है, क्लासिफिकेशन को लेके, तो ये 5 वर्गों में हम लोग देख लिए। तो पहला क्लासिफिकेशन जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने किए थे।
अच्छा, दूसरा क्लासिफिकेशन कैरोलस नामक वैज्ञानिक ने किए थे, कैरोलस लीनियस। उसके बाद बी नाम पद्धति दिए कैरोलस लीनियस, पहला वंश के आधार पर, दूसरा जाति। तो किसी भी चीज का वैज्ञानिक जो नाम होता है उसका पहला जो अक्षर होता है वंश होता है, दूसरी उसकी जाति होती है। इसे कार्लिनियस भी कहते हैं। इसे दो जगत में, पादप जगत और जंतु जगत। इनकी 3 पुस्तकें हैं, मोनेरा जेनेरा प्लांटेरम, सिस्टेमा न्यूचरी क्लासेस और क्लासेस प्लांटेरम, है ना। आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत में वर्गीकरण किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और एनिमेलिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों सेल पर। तो ये हमारा बेसिक चीजें हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। फिर हम बात करेंगे, है ना, कि सेल के बारे में कि सेल होता, क्योंकि समस्त जीव जंतु जो है हमारा वो कोशिका से मिलकर बना होता है। तो कहते हैं कोशिका से मिलकर बना होता है, तो हम लोग सेल के बारे में, कोशिका के बारे में देखते हैं कि कोशिका होती क्या है ना, इसके कितने टाइप होते हैं। तो आइए सेल को देखते हैं, है ना, जिसको हम लोग कोशिका बोलते हैं। तो कोशिका मतलब सेल, है ना, सेल कोशिका। अच्छा, आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। कहते कोशिका के अध्ययन को ना क्या कहा जाता है? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, इसकी जो खोज है ना वो सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? तो कहते हैं इसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने इस कोशिका की खोज किया था। तो ये कोशिका कैसी थी, है ना, तो मृत कोशिका की खोज इन्होंने सबसे पहले जो वैज्ञानिक है जिनका नाम रॉबर्ट हुक है। इसी रॉबर्ट हुक को कोशिका का जनक भी कहा जाता है। तो अगर आपसे कहे कि कोशिका का जनक किसे कहा जाता है, तो कोशिका का जनक भी आपको रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। लेकिन बात करें कि जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया है ना, तो जीवित कोशिका यानी जीवित सेल का जो खोज है ना वो किनके द्वारा किया गया? तो ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया, है ना। तो ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिकों के द्वारा सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की गई, है ना। तो जीवित कोशिका की खोज किनके द्वारा किया गया? तो जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने की थी, और मृत कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किए थे, है ना। आगे अगर हम सेल की बात और चर्चा करें दोस्तों, तो सेल जो होते हैं ना ये हमारा, ठीक है, कौन कौन से सेल होते हैं? तो कहते हैं सेल 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो सेल 2 प्रकार के होते हैं वो किसके आधार पे होते हैं? ठीक है, तो कहते हैं ना कि केंद्रक के आधार पे होते हैं। किसके आधार पे? केंद्रक के आधार पे। केंद्रक के आधार पे सेल का कितना टाइप हो गया? 2 टाइप हो गया। अच्छा, एक को कहते हैं दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल, है ना, और दूसरे को हम लोग कहते हैं यूकैरियोटिक सेल, है ना। तो एक आपका हो गया प्रोकैरियोटिक सेल और एक आपका हो गया यूकैरियोटिक सेल। तो ये सेल हमारा 2 टाइप का होता है दोस्त, एक को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं और एक को यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। अच्छा, थोड़ी सी समझाने के लिए हम आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले कहते हैं ना कि हमारे बॉडी के अंदर होती है सेल, यानी जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका। ये ढेर सारी कोशिकाएं जब मिलती है ना तो आपके बॉडी में क्या चीज का निर्माण करेगा? उत्तक का निर्माण। अभी ढेर सारा उत्तक जब बनेगा ना तो आपके शरीर में ना अंग का निर्माण, और ढेर सारे अंग मिलकर, है ना, आपका शरीर का निर्माण होता है, हाँ, यानी बॉडी कह सकते हैं। तो कहते हैं कि बहुत सारे सेल मिलेंगे तो उत्तक बनेंगे जिसे टिश्यू कहते हैं, और बहुत सारे टिश्यू मिलने के बाद ऑर्गन का निर्माण होगा, ऑर्गन का। उसके बाद फिर हमारा क्या बनता है? शरीर बनता है। ये सेल का ना क्रम होता है, तो इसे आप याद रखेंगे, है ना। आगे बात करें कि ये प्रकार हम आपको भी बताते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं।
अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, ठीक है, तो सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात करें कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो कहते हैं सबसे बड़ी कोशिका जो होती है ना वो ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी अगर ओवरऑल में पूछा जाए कि सबसे बड़ा सेल किसका होता है, तो सबसे बड़ा सेल शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है ना, ऑस्ट्रिच जिसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर बात किया जाए कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, ठीक है, सबसे छोटी कोशिका का नाम आपसे पूछेगा तो सबसे छोटी कोशिका को क्या कहते हैं, तो कहते हैं माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम कहते हैं ना, माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम कहते हैं, गैलेसेप्टिकम, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम जो होती है वो सबसे छोटी कोशिका होती है ना, क्या होती है, सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम जो है ये सबसे छोटी कोशिका होती है। लेकिन अगर प्रश्न ये पूछा जाए सबसे बड़ी, तो ओवरऑल में आपने शुतुरमुर्ग का अंडा बताया है ना, छोटी में पूछेगा तो माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम होती है, इसकी साइज बहुत छोटी होती है। फिर अगर हम बात करें, ठीक है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, ठीक है, तो लंबी कोशिका को हम लोग कहते हैं दोस्तों तंत्रिका तंत्र, है ना, न्यूरॉन जिसको कहते हैं, क्या कहेंगे, न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी लंबी कोशिका न्यूरॉन की होती है जिसे हम लोग तंत्रिका तंत्र कहते हैं ना, ये हमारे शरीर के ब्रेन में होता है, ठीक है। तो सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम और सबसे बड़ी। अब सबसे बड़ी और लंबी में आपको फर्क दिखना चाहिए, ठीक है। लंबा की मतलब जिसकी है, जैसे कुतुब मीनार बहुत ज्यादा लंबा है, लाल किला की बात करें तो उसकी साइज क्या है, बड़ी है ना। तो उसी तरह से साइज में अगर पूछे सबसे बड़ी तो ऑस्ट्रिच के अंडे का हो गया, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम हो गया और सबसे लंबी कोशिका कहें तो तंत्रिका तंत्र हो गया। लेकिन अगर बात करें मानव के में कि मानव में सबसे बड़ी क्या होती है, मानव के अंदर सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, ठीक है। तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है दोस्तों जिसका नाम अंडाणु है। अच्छा, ये अंडाणु जो होते हैं किसमें देखने को मिलेगा, तो कहते हैं फीमेल में देखने को मिलता है। किसमें मिलेगा, फीमेल में। तो जो फीमेल का ओवम होता है उसकी सबसे बड़ी सेल होती है ना, तो सबसे बड़ी कोशिका जो ओवम का होता है जिसे हम लोग अंडाणु कहते हैं, फीमेल में देखने को मिलता है। इसी मानव में सबसे छोटी कोशिका की बात करेगा, इसी मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे छोटी कोशिका होती है दोस्तों जिसका नाम है शुक्राणु। यानी मानव में शुक्राणु की सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म का, ठीक है। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो मेल में। तो मेल का जो शुक्राणु होती है उसकी सबसे छोटी कोशिका होती है और सबसे बड़ी की बात करें तो अंडाणु का होता है, मतलब फीमेल का होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी में हम लोग समझ गए ऑस्ट्रिच हो गया, अंडे, छोटी में माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। मानव में सबसे बड़ी अंडाणु फीमेल का और सबसे छोटी शुक्राणु मेल का, है ना। चूंकि अंडाणु में ही शुक्राणु का करता है, एंट्री करता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होता है, आगे हम लोग बताएंगे, है ना, पढ़ेंगे ये चीजें। तो मानव में सबसे बड़ी अंडाणु की और सबसे छोटी शुक्राणु की कोशिका होती है। तो ये आपका सेल से कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल किसको कहते हैं ना। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे चर्चा करते हैं, है ना। चलिए, तो अगर हम बात करें कि प्रोकैरियोटिक केंद्रक के आधार पे सेल दो प्रकार के होते हैं और नंबर के आधार पे सेल जो होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। तो नंबर के आधार पे मतलब एक कोशिकीय सेल और बहुकोशिकीय सेल,
और केंद्रक के आधार पे भी सेल का दो टाइप होता है, एक को हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और एक को कहते हैं यूकैरियोटिक सेल, है ना। तो दो टाइप होता है, एक का नाम है प्रोकैरियोटिक सेल, है ना। तो पहले हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल समझते हैं, फिर यूकैरियोटिक सेल समझेंगे, है ना। तो केंद्रक के आधार पर सेल दो टाइप का होता है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल में कौन से जीव आएंगे? कहते हैं इसमें एक कोशिकीय जीव आते हैं, ठीक है। एक कोशिकीय जीव पूछेगा किसके अंतर्गत आते हैं, तो एक कोशिकीय जीव प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल में ना झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होता है ना। झिल्ली युक्त कोशिकांग जो है इसके अंदर नहीं पाया जाता है। तो झिल्ली युक्त कोशिकांग अंग जो होते हैं नहीं होते हैं। ये क्या चीज होते हैं इसको हम लोग समझेंगे, पहले लिख देते हैं फिर समझाएंगे आपको। झिल्ली युक्त कोशिकांग इसमें नहीं होता है। फिर अगर हम बात करें तो इसमें केंद्रक का अभाव होता है, ठीक है, केंद्रक का अभाव होता है। अच्छा, केंद्रक क्या होता है ये भी हम आपको विस्तार से बताते हैं। केंद्रक का अभाव होता है, इसमें गुणसूत्र जो होते हैं ना, इसमें गुणसूत्र जो होते हैं वो एक होते हैं, ठीक है। एक ही गुणसूत्र होते हैं, इसमें दोहरी डबल गुणसूत्र नहीं होते हैं, ठीक। झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते। इसमें जो श्वसन होती है, ठीक है, वो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है, प्लाज्मा के द्वारा होता है इसमें, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा इसमें श्वसन होता है, ठीक है। तो ये भी चीजें याद रखें। अच्छा, और अगर बात करें तो इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं, है ना। तो 70S प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं वो किसके अंतर्गत होते हैं, तो कहते हैं ना प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं। मतलब क्या, थोड़ी सी हम बात को समझते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा सेल का हो गया स्ट्रक्चर दोस्तों, इसके बीच में जो होते हैं जिसको हम लोग केंद्रक कहते हैं, ठीक है। और इस केंद्रक में ना एक जाल जैसा होता संरचना जिसे हम लोग क्रोमैटिन जाल कहते हैं, ठीक है। ये क्रोमैटिन जाल जो है आगे जाकर गुणसूत्र बनता है, ठीक है। इसमें हिस्टोन नामक प्रोटीन होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या हिस्टोन नामक प्रोटीन जो होते हैं क्या ये इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, तो कहते हैं हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं होते, ठीक है। अच्छा, ये बीच में आपका केंद्रक हो गया, इसके चारों तरफ केंद्रिका झिल्ली हो गई और बीच में आपका जो ऐसे धागे नुमा संरचना है इसे क्रोमैटिन जाल कहते हैं। और ये बीच का पड़ा हुआ मटेरियल एक कोशिका द्रव्य कहलाता है और इसके अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया है ना, राइबोसोम, गोल्गी काइल, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, ठीक है, इंडोप्लाज्मा, रेटिकुलम, वेसिकुलर, है ना। ये सारे मटेरियल इसके अंदर पड़े होते हैं, ठीक है। जिसमें कहा जाए कि इंडोप्लाज्मा, रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी काइल, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब झिल्ली नुमा पदार्थ होते हैं। तो झिल्ली नुमा होने के वजह से प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत नहीं है। ये केवल राइबोसोम ही होते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आते हैं। तो कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम आते हैं, तो राइबोसोम का भी दो टाइप होता है, एक 70S होता है और एक 80S होता है ना। तो 70S प्रकार के राइबोसोम जो है आपको प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, इसमें जो आप केंद्रक देख रहे हैं तो ये धागे नुमा उतना बड़ा संरचना नहीं होता, इसीलिए कहते हैं इसमें केंद्रक का अभाव होता है, गुणसूत्रों की संख्या एक होती है, झिल्ली युक्त ये सब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काइल, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम ये सब कोशिकांग नहीं होते हैं, है ना। केंद्रक का अभाव होता है, गुणसूत्र एक होता, श्वसन की जो क्रिया होती है वो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है। ये जो झिल्ली है इसी झिल्ली के माध्यम से जो है इसमें क्या होता है, श्वसन होता है। राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं, हिस्टोन नामक प्रोटीन का इसमें अभाव होता है।
ऐसे सेल को हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, जो इसके अंतर्गत एक कोशिकीय जीव आते हैं। ठीक है, अगर जस्ट उल्टा बात करें कि यूकैरियोटिक सेल किसको कहेंगे, है ना, तो यूकैरियोटिक सेल जो हो गए दोस्तों, तो यूकैरियोटिक सेल जस्ट प्रोकैरियोटिक सेल का उल्टा होता है। कैसे, थोड़ा सा बात करते हैं। अगर प्रोकैरियोटिक सेल में एक कोशिकीय जीव मौजूद है तो इसमें बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, कहते हैं इसमें 70 इस प्रकार के राइबोसोम होते हैं, तो इसमें 80 इस प्रकार के राइबोसोम होंगे। कहता है इसमें केंद्रक का अभाव होता है, तो इसमें केंद्रक पूरी तरह से होती है। ठीक है, अच्छा, कहेगा कि क्या इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, तो इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग सभी मौजूद होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काइल, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, ये सब चीजें नहीं होती है प्रोकैरियोटिक सेल में। केंद्रक का तो इसमें अभाव है, इसमें अभाव नहीं रहेगा। इसमें गुणसूत्र एक होते हैं, इसमें गुणसूत्रों की संख्या बहुत होती है, क्योंकि इसमें हिस्टोन नामक प्रोटीन है और ये केंद्रक है, तो जाहिर सी बात है क्रोमैटिन जाल है, तो गुणसूत्र भी होते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर बात करें कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो विभाजन है वो समसूत्री नहीं होता है। इसका जो विभाजन है वो असूत्री के टाइप का होता है, बीच से टूट जाता है, विखंडन मुकुलन हो जाता है। और यूकैरियोटिक सेल का विभाजन समसूत्री विभाजन होता है। अच्छा, कहते हैं इस तरह का जो सिद्धांत है, यानी कोशिका का जो सिद्धांत है, वो किसने दिए थे, तो कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिए थे, है ना। स्लाइडेन ने पादप कोशिका का सिद्धांत और स्वान ने जंतु कोशिका का सिद्धांत दिए थे, है ना। तो आगे हम लोग और भी चर्चा करेंगे। तो ये सेल का स्ट्रक्चर हो गया दोस्त, ये बाहर से एक झिल्ली होती है, बीच में कोशिका द्रव्य होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी का, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, वेस्कुलर और बीच में केंद्रक, ये सारे कोशिका के अंग होते हैं। इसकी संरचना हम लोग एक एक पार्ट के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। लगातार हम आपको इस तरह का बायोलॉजी का वीडियो एकदम देते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल से, है ना। आपको पूरा बायोलॉजी हम डिटेल में आपको हम बताएंगे, है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। इसमें एक कोशिकीय जीव होते हैं, तो इसमें बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होता, इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग होगा। इसमें केंद्रक का अभाव होता है, इसमें केंद्रक का अभाव नहीं होता। इसमें गुणसूत्रों की संख्या एक, इसमें गुणसूत्रों की संख्या अधिक होती है। इसमें श्वसन प्लाज्मा से, तो कहते हैं इसमें श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, इसमें श्वसन किससे होता है, तो इसमें श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया से होता है, इसमें श्वसन प्लाज्मा झिल्ली से होता है। इसमें 70 इस प्रकार के राइबोसोम, तो इसमें 80 इस प्रकार के राइबोसोम देखने को मिलेगा। इसमें हिस्टोन नामक प्रोटीन का अभाव, इसमें तो अभाव नहीं होता है। इसमें असूत्री विभाजन होता है और इसका जो विभाजन होगा वो समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, कैसा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा बातें समझ में आया होगा, है ना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में, है ना। आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है, कि सेल की एक चीज यानी स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिका झिल्ली क्या है, कोशिका भित्ति क्या है, गोल्गी काइल क्या है, सेंट्रोसोम क्या है, लाइसोसोम क्या है, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम क्या है। तो सारा हम एक एक करके चर्चा करेंगे, है ना। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको यहीं पे रोकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।